ऑफिशियल। आज मंगल है 28 अप्रैल 2026 जब सुबह खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में रात की बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जब रूसी हुकाम की जानिब से खुला वाज़ेह पैगाम ईरान के हक में आया। अब्बास इराक़ची साहब के दौरे तो आप देख रहे हैं, लेकिन स्पीकर हैं ईरान में बाक़िर कालिबाफ साहब। ये आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से मंजर आम से गायब हैं। पाकिस्तान जब अब्बास इराक़ची आए अभी दूसरी बार तो ये साथ नहीं थे। इनके हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक इत्तला मिली है कि इनके ऊपर 2 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई। मौजज़ाना तरीके से कैसे बचे, ये आज मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। और फिर जो जर्मन चांसलर ट्रंप को खरी-खरी सुना रहे हैं, ट्रंप के ऊपर जो एक हमला हुआ, जो शख्स था कोल एलन, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म तो आयद हुई, लेकिन कोई जिस दिन ये हमला हुआ था उसी दिन व्लॉग में हमने कुछ गुजारिशात करने की कोशिश की थी कि ये इवेंट स्टेज्ड हो सकता है, ट्रंप को इसका फ़ायदा हो सकता है, माजी की मिसालें देते हुए। तो सीआईए का एक साबिक एहलकार है, वो अब कुछ 3 बड़े बुनियादी सवाल उठा रहा है उस इवेंट के हवाले से, जो उसे लगता है कि ये खला है इस मामले के ऊपर, इनका जवाब नहीं है। लेकिन आज का व्लॉग मैं शुरू करूँगा जनाब मतीउल्लाह जान साहब से। सीनियर सहाफ़ी हैं, आप अपना अंदाज़ है उनका, अपना मिजाज है उनका। कोई रात 11 बजे के आसपास मैंने देखा कि उन्होंने ट्वीट किया, और वो नियो टीवी में काम करते रहे 3 साढ़े 3 बरस, और उन्होंने कहा जी मुझे अब्रप्टली जो मेरा यहाँ पे करियर था केम टू एन एंड, अचानक ख़त्म कर दिया गया है। सहाफ़ी के नाम से प्रोग्राम किया करते थे नियो न्यूज़ के साथ, तो उन्होंने कहा इंतज़ामिया ने अचानक मुझे बताया कि आपकी खिदमत दरकार नहीं है, और अब्रप्टली ये सफ़र जो है नियो टीवी के साथ मेरा ख़त्म हुआ। मैं इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3.5 बरस उन्होंने मुझे मौका दिया। फिर वो कहते हैं ये पहली बार नहीं, मैं चूँकि डेमोक्रेसी जमहूरियत के हक़ में बात करता हूँ, फ्री स्पीच की बात करता हूँ, सहाफ़ी और जर्नलिज़म की बात करता हूँ, तो ये बातें करना कोई क्राइम नहीं है। मैंने देखा सीनियर सहाफ़ी जनाब नुसरत जावेद साहब ने अफसोस का इज़हार किया, सनाउल्लाह खान साहब और दीगर जो इस्लामाबाद पिंडी में मौक़र और मौसर आवाज़ें हैं, अफसोस का इज़हार कर रहे थे, माँ सिवाय उन लोगों के जो मुखालिफ आवाज़ को एग्जिस्ट ही नहीं करने देना चाहते। तो ओवरऑल ये बड़ा एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर है जिससे मैं व्लॉग का सबसे पहले आगाज़ कर रहा हूँ। मैं देख रहा था एचआरसीपी के ऊपर जो खान साहब का दौरे हुकूमत या उससे पहले, और फिर पीडीएम 1 और पीडीएम 2, इन मुख्तलिफ अदवार के ऊपर ये इदारे जो होते हैं ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स बनाते हैं कि इंसानी हकूक़ सहाफ़ी के ऊपर कैसे रही। तो वहाँ पे खलीक अंजुम साहब का एक शेर था उस रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ, वो मैं सुना के ज़रा आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि ये ज़रूरी क्यों होता है कि मुखालिफ आवाज़ें, तनकीदी आवाज़ें, ये जमहूरी मुआशरों के लिए क्यों ज़रूरी होती हैं। देखिए, मैंने वो रिपोर्ट देखा था रात को, तो उन्होंने रिपोर्ट का आगाज़ ही इस शेर से किया कि ज़ुबाबंदी के मौसम में गली कूचों की मत पूछ, ज़ुबाबंदी के मौसम में गली कूचों की मत पूछ, परिंदों के चहकने से शजर आबाद होते हैं। अगर परिंदे नहीं होंगे, नहीं चहकेंगे, तो शजर कहाँ आबाद होने। बहुत खूबसूरत शेर खलीक अंजुम साहब का इस रिपोर्ट में एचआरसीपी का, जहाँ पे इसका जिक्र हुआ। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि किसी को आपकी सोच से, आपकी फ़िक्र से, आपके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह से नौकरियों से महरूम कर देना, वो भी इस दौर में जबकि ऑलरेडी स्टेट ऑफ जर्नलिज्म बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। टीवी जर्नलिज्म कख रहा ही नहीं, इदारे अब कटौतियाँ भी करेंगे, बिज़नेस मॉडल्स हैं नहीं हैं, ढेर सारे टीवी चैनल्स खोल दिए थे मुख्तलिफ इंतज़ामिया ने, मुख्तलिफ अदवार में। ये चंद एक लोग थे, काम कर रहे हैं अपने ढंग का। अच्छा, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है मती साहब के हवाले से। ये जो कैटलिन डॉन बॉस जो न्यूयॉर्क पोस्ट की और दीगर सहाफ़ी आए हुए थे, तो उन्होंने अपना वहाँ प्रेस क्लब में इन्हें बुलाया हुआ था, तो वहाँ इन्होंने उनके सामने पाकिस्तान में जो सहाफ़ी की सूरत हाल है, हुकूमती जो इक़दाम हैं, उसके ऊपर दिल खोल कर भड़ास निकाली। वो जो सहाफ़ी आई हुई हैं वहाँ पे, कैटलिन डॉन बॉस जो बड़ी मशहूर हुई हैं, मरियम नवाज़ खान एक सहाफ़ी हैं, कोर्ट बीट करती हैं वहाँ पे, मैं उनकी ट्वीट भी देख रहा था। तो मैंने गैर मुल्की सहाफ़ी जो न्यूयॉर्क पोस्ट की है कैटलिन, उसकी ट्वीट पढ़ी। उसने कहा ये मुझे डिसीव किया गया है, मुझे इत्तला नहीं थी कि कैसे आप ये इवेंट करेंगे या किस तरह मेरी तस्वीर को इस्तेमाल करेंगे। मुझे पाकिस्तान की मुकामी सियासत या जो मुकामी सियासी तज़ादात हैं या सहाफ़ती तज़ादात हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल उनका शिकवा बजा है, यहाँ पे अपनी जगह 100% शिकवा बजा है। वो हमारे मेहमान हैं, और वैसे भी प्रैक्टिकल जो सहाफ़ती एथिक्स हैं, हम किसी भी गैर मुल्की मेहमान, बल्कि यहाँ भी क्यों ना हो, उससे पूछ के कि फ़लाँ इवेंट है, फ़लाँ मौका है, ये तस्वीर आपकी हैं, हम ये गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, आप उन्हें पर्दे में नहीं रखते। लेकिन मती साहब ने जवाब दिया हुआ था कि सहाफ़ी पूरी दुनिया की फैमिली बरादरी होती है, एक दूसरे के साथ गिला शिकवा, दिल सुख करना कोई बुरी बात नहीं है। एक एतराज़ उन पर यह किया गया कि जो शील्डें उन्होंने दी, उस शील्डों में जो झंडे हैं मुख्तलिफ मालिक, उसमें इंडिया का झंडा भी है, तो वो क्यों लगा हुआ है। तो खैर कई एक एतराज़ात थे। बात यह है, पाकिस्तान की सूरत हाल ये हो चुकी है कि अगर मैं आपकी मर्ज़ी की बात नहीं करता और आप हुकूमत में हैं, आप मेरा गला बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपकी ख्वाहिश होगी कि मेरा सांस ही बंद हो जाए। ये सूरत हाल पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा हम ये देख रहे हैं। लेकिन जब आप यानी तनकीदी आवाज़ों को मुकम्मल बंद कर देते हैं,
तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी आता है और फिर आप जमहूरी मुआशरा नहीं कहला सकते। तो मुझे ये सारी पेशरफ़्त से अफ़सोस हुआ, मैंने जो इसके पैरेलल इनके ऊपर तनकीद हो रही थी वो भी बयान कर दी है। अफ़सोस काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, और जो उनके ऊपर एतराज़ात आ रहे हैं काश उसकी नौबत भी ना आती और गैर मुल्की सहाफ़ियों ने जो फिर जिन चीज़ों की तरफ वजाहत की वो सुनने वाली, देखने वाली। ऐसा नहीं है कि उनकी बात, लेकिन उसकी पादाश में, उसकी आड़ में किसी को नौकरी से निकाल देना समझ नहीं आती। पहले बड़े मुश्किल हालात हैं। यकीन जानिए, जो लोग बरमला सहाफ़ियों को बुरा भला कहते हैं, बिलख़ुसूस मिड करियर सहाफ़ी जो होते हैं, या आप बड़ी-बड़ी तोपें जो हैं उनको नहीं जानते ना, उनके बारे में बात करिए जिन्होंने दिहाइयाँ जो हैं इस मुल्क से माशाअल्लाह मुस्तफ़ीद हुए। जो मिड करियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता ही नहीं है इनके स्टेट ऑफ अफ़ेयर्स क्या हैं, कितनी मुश्किल से ये काम करते हैं। तो अगर कोई तरीके से लेके से बात कर रहा है, करने दें उसे। खैर, ईरान पे आ जाते हैं। देखिए, एक तो मैंने कहा था कि वो जो इवेंट है ट्रंप को शूट करने का, जो अटेम्प्ट हुई वहाँ पे होटल में, जहाँ पे जो व्हाइट हाउस कवर करने वाले कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो बैठे थे, तो सीआईए के एहलकार साबिक ने, लैरी जॉनसन, उसने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उसने कहा ये जो कोल एलन है 31 साल का, इसने जो गन फायर की, शूट की, उसके खौल का है। फिर ये कहता है कि ये इवेंट स्टेज्ड है। तीसरा सवाल वो उठाता है कि ये जेडी वैंस को पहले क्यों उठाया गया, ट्रंप को बाद में क्यों उठाया गया। चौथा सवाल वो उठाता है कि ये बंदा उस होटल में आके, वो कैलिफोर्निया से ट्रेनें बदल के पहुंचा, तो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो कैसी हो गई। एक बंदे के पास 2 बंदूकें हैं, नाइफ्स हैं, उस कमरे में जहाँ ट्रंप ने आना है, तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स कैसे आया। तो समझता है कि ये प्योरली एक स्टेज्ड इवेंट है, ट्रंप की गिरती साख में उसे एक मजलूम के तौर पर पेश करने के लिए और उसके लिए अवामी जज्बात इकट्ठे करने के लिए। इस पर फर्द जुर्म तो आयद हो गई है, 3 चार्ज लगे हैं सदर को कत्ल करना और दीगर मामला के ऊपर। तो ये एक नुकता था जो हमने पहले बयान किया, तो आज मैंने सोचा कि दोबारा इस बात कर दी जाए। बाखिर गालिबाफ साहब, ये ईरानियन क़यादत के जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो जो शहीद हो चुके हैं या बाकी हैं, कमाल लोग हैं, ज़ीरक लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मुदल्लल लोग हैं, ठहराव है, तहज़ीब के अलमबरदार हैं। तो अब मैंने कुछ जगहों से 2-4 रिपोर्ट्स ली हैं, गो कि ईरानियंस इसकी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं कर रहे। जनाब बाखिर गालिबाफ साहब उनकी पार्लियामान के स्पीकर हैं। इनको 2 बार इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं। ऑब्वियसली आप समझते हैं कि ईरान में जब भी किसी शख्सियत के ऊपर अटेम्प्ट होती है तो उसके पीछे कौन से घिनौने अनासिर होते हैं। मोसाद के एजेंट्स, इसराइली, अमरीकी ताने-बाने नेटवर्क। तो ये आपने रिसेंटली देखा होगा कि उस तरह से मंजर आम पर बने थे, ट्वीट ज़रूर कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी वो फड्डा है उनका इराक़ी साहब से और दीगर से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सारे एक सुप्रीम कमांड के नीचे होते हैं, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये इनकी क़यादत सियासी तौर पर अहले पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। ये अपने इख्तलाफात को पब्लिकली गन में नहीं बदलते होते। जब मुल्क का मसला हो, ये ज़हन में ज़रूर रखें, मुल्क के लिए सब इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ इनके ऊपर इत्तला मिली, 2 जगहों से मैंने चेक किया कि 2 बार इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, इन्हें ख़त्म करने की कोशिश की गई, और एक बार तो ये मलबे तले दबे रहे, रबल के नीचे, और कई घंटे उसके नीचे दबे रहे, मौजज़ाना तौर पर बच गए और यूं की रिकवरी हुई। ये बड़ी अजीब बात थी कि इस बारे में दुनिया भर को कानो-कान खबर ना हो सकी, लेकिन इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हर वो शख्स जो थोड़ा सा हार्ड लाइन लेके अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के या इसराइल को ललकार रहा है, ये उसके पीछे फ़ौरन पड़ जाते हैं। हालांकि मुज़ाकराती अमल के दौरान ये उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग बताते हैं कि ये जो हमले हैं ये ताज़ा नहीं है, ये पुराने हैं, जब क़यादत को टारगेट किया जाता, ताज़ा हमले ये नहीं है। बहरहाल उनका मौज़ाना तौर पर ज़िंदा बच जाना ईरानियन के लिए बड़ी बात है। देखिए, रूस जिस तरह से सामने आया ना, एक तो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि सादा सा खुलासा ईरान अमेरिका की कहानी का अब कुछ यूँ है, जब हम आज आपसे मुखातिब हैं, ईरान ने एक नया प्रपोज़ल दे रखा है पाकिस्तान के ज़रिए। वो ये है कि आप पहले आबना हुर्मुज़ का फ़ार्मूला तय करें, जिसमें ओमान और ईरान एक अहम फ़रीक है, क्योंकि आबना हुर्मुज़ इनके आस-पास लगती है। जो सालिस ममालिक हैं वो ऑन बोर्ड हों, तो हम पहले ये खोलते हैं, बदले में आप नेवल ब्लॉकेट खोलें, ईरान पर आयद पाबंदियाँ खोलें, और फिर जो जौहरी मामलात हैं या अफ़ज़ूदा यूरेनियम का मामला है, वो मुज़ाकरात की अगली स्टेज में डिस्कस कर लेते हैं। इसीलिए आज कल बल्कि जो अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी का हंगामी इजलास हुआ, वहाँ पे बरतानवी बादशाह भी आया हुआ, ट्रंप अपनी अहलिया के साथ फिरा था लॉन्स में, अजीबो-गरीब अंदाज़ उसके नज़र आ रहे थे। बाय द वे, ट्रंप को अगर देखो, उसने एक इंटरव्यू दिया 60 मिनट वाला, जिस अंदाज़ में बैठा है वो काफ़ी उसका जिस्म नुमायाँ हो रहा है। मालूम होता है कि अब उसने कुछ जैकेट्स पहनना शुरू कर दिए हैं ख़ास। खैर, ये जो इसके ऊपर अमरीकी हुकाम ने गौर करके संजीदगी का इज़हार किया, क्योंकि मैंने मार्को रूबियो को देखा, वो कहता है ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। और अब्बास इराक़ची साहब आगे से क्या कहते हैं कि अमरीका ने बाकायदा से मुज़ाकराती अमल की दरख्वास्त कर दी है। ये होता कुछ यूँ है कि जब ये जाते हैं वहाँ पे रशिया, तो कल कोई 10:30-11 बजे रात को जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है रूस की, आप उस दौरे की अहमियत चेक करें कि इराक़ची साहब जो हैं वो वहाँ पहुँचे तो रूसी सदर, रूसी वज़ीर ख़ारजा और आला सतही जो उनकी हुकूमती ओहदेदार हैं वो उनसे मिल रहे थे। और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट के ऊपर, उसमें लिखा है कि रशिया विल डू एवरीथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ ईरान, बिकॉज़ ईरान हमारा एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है। हम हर उस हद तक जाएंगे जो ईरान के मफादात को सर्व करता है। इसके साथ आप जोड़ें वो जर्मन चांसलर जो फ्रेडरिक मर्ज है, उसने कहा कि ईरानियन ने जिस तरह से बहादुरी से मुकाबला किया है
ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं रहा, इसकी हिकमत अमली नाकाम थी, दूरअंदेशी फारिग थी, ईरानियंस ने ज़्यादा बेहतर जंग लड़ी और मजबूर किया है, ट्रंप अब एग्जिट पॉलिसी मांग रहा है। तो इस बीच में मैंने बताया कि इराक़ची साहब तो कह रहे हैं कि अमेरिका चाह रहा है दोबारा हम मुज़ाकरा शुरू करना, और रूबियो कह रहा है कि ईरान हमसे बात करना चाह रहा है। सच्ची बात बड़ी सादा सी है, ये जो ईरान ने जो प्रपोज़ल नया दिया ना, जिसके लिए इराक़ची साहब पहले पाकिस्तान आए, फिर मस्कत गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर रूस गए, उसका मकसद ये था कि बदएतमादी इस कदर ज़्यादा है कि पहले एक बुनियादी मसला हल कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया प्रॉब्लम में गई हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात मैं कर रहा हूँ। आप देखें, जब से जंग शुरू हुई, मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें बताया गया कि $5 अरब का नुकसान सिर्फ अमेरिका को 11 एयर बेसेस को हिट करने के बदले में मिला है। और बरतानिया में जो मुख्तलिफ इदारे रिपोर्ट्स नशर कर रहे हैं तहकीकात पर मबनी, बता रहे हैं कि अगली जंग आज ख़त्म हो जाए तो 8 माह कम अज़ कम आने वाले। बरतानिया भर में जो महंगाई है, अशिया की कीमतें, वो कम नहीं होनी इस बहरान की वजह से। मैं पाकिस्तान का जिक्र भी कर देता हूँ। मैंने देखा श्रीलंका में जो पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तानी रुपयों में, वो 402 रुपये है। वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में 393 रुपये है, इंडिया में 301 और बांग्लादेश में 287 रुपये है। हमारे हुकाम क्यों नहीं सोचते कि ये हम आवाम को कोई रिलीफ दें? बत्ती, बिजली और पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा कर देते हैं। श्रीलंका को समझ आती है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत थी, इकोनॉमिक सिस्टम टूटा हुआ था। अब तो सऊदी में पैसे दिए हैं, जहाज़ भी आप तक पहुँच रहे हैं तेल लेके, तो ये काम जो इतना ज़्यादा 393 रुपये का पेट्रोल है, कैसे जिएंगे लोग? अचानक गर्मी बढ़ी, मैंने लाहौर में देखा 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर गया। अल्लाह ताला ने कल रात रहमत बरसाई, अवाम को सुख मिलता है, वरना हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बाहर मुझे अब लग रहा है कि ये कमिंग वीक के अंदर अंदर ईरान और अमेरिका एक बार फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर कहानी शुरू करेंगे। इसमें अब्बास इराक़ची साहब का जो नया रूप सामने आया, वो काबिल दीद और काबिल तारीफ़ है, जिसका इजहार जर्मन जो चांसलर वो भी कर रहे हैं। मुझे इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम दिखाई दे रही हैं। इससे पहले वाइंड अप करें, जो मैंने कल शाम वीलॉग किया ना, वो इकरारुल हसन साहब और जवाद अहमद, कोई सिंगर होते हैं उनके ऊपर, उसमें सच्ची बात ये, पता नहीं कोई हमारा वीलॉग का टेस्ट मुख्तलिफ है। जितने भी लोगों ने देखा है उन्होंने उसे पसंद नहीं किया। क्या आप इसके ऊपर वक्त ज़ाया ना करें। हालांकि ये दोनों हजरात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर थे, मुख्तलिफ वीलॉग्स का हिस्सा थे, ट्विटर पे बहस का हिस्सा थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग इन्हें देख, सुन और इसका कोई चस्का फरोशी कर रहे हैं, तो मुझे कहा गया कि इनके ऊपर बात करें, मैंने कर दी। लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ कि आप लोगों के एक सेठ ने कहा कि आप जवाद और इकरार के ऊपर गुफ्तगू करके प्रोग्राम या वीलॉग का वक्त ज़ाया ना करें। क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।